हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 समाज विज्ञान पाठ 2। पाठ का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, पहले पृथ्वी का आंतरिक भाग देखते हैं। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय साहित्य में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय साहित्य मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। यानी कि सिलिका का सी लिया अपन ने तथा एल्यूमिना का एल ले लिया है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी है, इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। यानी सीते सिलिका मैते मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। यहाँ अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग का चित्र देखते हैं। अगर इसके बीच में देखेंगे तो आंतरिक कोड है, और बीच में जो पीले कलर में है वो अपनी मेंटल है, और ऊपर है वो अपनी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर क्या आप जानते हैं, विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, और इस बात को अपन याद रखेंगे यहाँ तक। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे। पृथ्वी की त्रिज्या नहीं, यानी कि जो अपन ने अभी क्रोड पढ़ी थी ना, उसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे नीफे कहते हैं। नीते निकल, फेते फेरस। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। क्या आप जानते हैं, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। 84% मेंटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। इन दोनों बातों को अपन याद रखेंगे। सेल एवं खनिज। पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थों में किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। जैसे विभिन्न सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं: अंतर्वेदी सेल एवं बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। पर्वती पर
इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी अग्नेय सेल कहते हैं। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्वती के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, तो इस प्रकार के बने ठोस सेल को अंतर्वेदी सेल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है। लेई मसाला था दानों का चूड़ बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग किया जाता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। इन छोटे छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाती हैं। ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाती हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहते हैं वे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतर सेलों में परिवर्तित हो सकती हैं। चित्र 2.3 को अपन देखते हैं। जेरावना चित्र, कायांतर सेलों में परिवर्तन अवसादी सेल। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, चिवड्डी, 5 पत्थर आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त कर सकते। ये अब देखते हैं जो हमारे दिल्ली का लाल किला है और आगरा का ताजमहल है वो भी किन्हीं पत्थरों से बना है। यानी कि जो अपना लाल किला है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है और दिल्ली का लाल किला वो बलुआ पत्थर से बना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक ही प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय सेल बन जाता है। ये अग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण अग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेलों में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती हैं। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा हुआ ठोस अग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। चित्र अपन देख सकते हैं कि पृथ्वी से पहले द्रवित मैग्मा निकलता है और इधर बाहर आकर ठंडा होकर अग्नेय सेल बन जाता है। फिर ये धीरे धीरे मतलब कि कई साल मतलब हजारों करोड़ों सालों में टूटकर फिर ये अवसादी सेल का निर्माण होता है और अवसादी सेल से ये उच्च दाब और ताप के कारण एक कायन सेलों में बदल जाता है। एक कायन सेलों में और अधिक दाब होता है तो ये फिर से द्रवित मैग्मा बन जाता है। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं
उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। तो हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकती हैं। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो याद रखने योग्य हैं, वो जैसे कि शब्द की उत्पत्ति। इग्निस, लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ है अग्नि। सेडिमेंट्री, लैटिन शब्द सेडिमेंटल से बना जिसका अर्थ है स्थिर। मेटामोर्फ, ग्रीक शब्द मेटामोर्फोस से जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। और जीवाश्म, जीवाश्म क्या है? सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। बस हमारा पाठ यहीं पर ख़त्म होता है और हम आगे अगला पाठ पढ़ेंगे।